द्रौपदी कहानी है एक स्त्री और उसके 5 पतियों के संबंध की। ये कहानी है द्रौपदी और उसके प्रभु मार्गदर्शक सखा श्री कृष्ण की। द्रौपदी कहानी है रिश्तों से संघर्ष करती एक सशक्त महिला की। चाहने होने के फर्क का नाम है जिंदगी। पाँव ज़मीं पर रहे हौसला आसमां छुए। पाँव ज़मीं पर रहे हौसला आसमां छुए। इस जज्बे का नाम है जिंदगी। कलेक्टर बहू कुछ तो मस्त बात है इस जगह की, गली गली में बात है इस जगह की। यहाँ है खलबली हंसी सर पर चढ़ी, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी। गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, गली गली सिम सिम, सिम सिम, गली गली सिम सिम। छुरी है दूजी मैना लाल छड़ी है। एक आगे एक पीछे आफत सर पे ऑन पड़ी है। दो तरफा के मजे लिए हैं अब काहे घबराए भैया। दो बीवियों के चक्कर में मिट्टू मियां आ गए भैया। तोता नाचे ताता थैया, तीखी मिर्ची खा गए भैया। दवाई भी कड़ाई भी का मंत्र लिए वैक्सीनेशन की चल रही है लहर, गांव गांव शहर शहर। लेकिन जब इतना किया है सब्र तो थोड़े और समय रखें कोरोना पर कड़ी नजर। ना छोड़ें 2 गज दूरी, सैनिटाइजेशन और मास्क की सावधान डगर। रहें इस खतरे से सचेत हर प्रहर। कोरोना को हराना है तो मास्क जरूर लगाना है। मास्क अप इंडिया, मास्क अप इंडिया। फौलाद का सीना रखते हैं ना रुकते हैं ना थमते हैं। चाहे जितनी मेहनत कर ले थकने वालों में हम नहीं। अब मिलके शान से बोलो यारो, हम किसी से कम नहीं, कम नहीं हम किसी से।
नमस्कार। दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, अपने इस कार्यक्रम में हम आपको विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी विषयों पर विशेषज्ञ की राय से अवगत कराते हैं। आज का हमारा विषय है, जैसा आपने देखा, हेपेटाइटिस कारण और उपचार। और ये विषय इसलिए है क्योंकि 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और हेपेटाइटिस इतनी बड़ी महामारी के रूप में फैला हुआ है, चुपचाप अपना काम कर रहा है कि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हेपेटाइटिस रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से हर 30 सेकंड में विश्व में एक व्यक्ति की जान चली जाती है। इसीलिए WHO हर साल कोई ना कोई नारा देता है हेपेटाइटिस के बारे में। जैसे कि इस साल का नारा ये है कि, क्या है नारा डॉक्टर साहब? हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। हेपेटाइटिस जो है वो इंतज़ार नहीं कर सकता। और जिन्होंने आपको ये नारा बताया वो हैं हमारे शहर के जाने माने लीवर और पेट रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार साहब, जो कि पिछले कई वर्षों से हमारे शहर के अंदर गैस्ट्रो केयर नामक संस्थान चलाते हैं और काफ़ी उच्च कोटि का कार्य करते हैं लीवर और पेट की बीमारियों के संबंध में। तो डॉक्टर साहब, ये जो हेपेटाइटिस है बेसिकली ये है क्या, किस अंग से संबंधित है ये बीमारी? जी, हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर की सूजन, यानी इन्फ्लेमेशन। तो जब भी लिवर पर किसी भी कारण से कोई सूजन आती है उसे हम हेपेटाइटिस कहते हैं। आमतौर पर ये सूजन बहुत से वायरसेस से आती है, जिनको वेरियस तरह से क्लासिफाई किया गया है, जैसे ABCDE वायरसेस कॉमनली हम जानते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस अन्य कारणों से भी होता है, जैसे शराब, अल्कोहलिक हेपेटाइटिस, वो हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा बहुत सी दवाइयाँ हैं जिनसे ड्रग इंड्यूस्ड हेपेटाइटिस होता है। इसके अलावा भी और कई कारण होते हैं, जैसे ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस होता है और बहुत सी बीमारियों के चलते टॉक्सिक हेपेटाइटिस होता है। इस तरह से अब डॉक्टर साहब, क्या हुआ कि हमारे यहाँ एक महिला थी, वो अपना ब्लड डोनेट करने के लिए गई और साहब जब उनके लिए ब्लड की जांच के अंदर शायद हेपेटाइटिस का भी जांच करते हैं, कोई B टाइप की हेपेटाइटिस का, तब उनको पहली बार बताया कि डॉक्टर ने कि आपको तो हेपेटाइटिस है, तो एकदम शॉक में चली गई। कहने लगी मेरे को तो कोई सिम्टम्स ही नहीं, ना मुझे कोई परेशानी है, और बाद में उनका ब्लड भी नहीं लिया गया। तो क्या बिना किसी सिम्टम्स के भी हेपेटाइटिस रह जाता है क्या? जी देखिए, ज़्यादातर लोगों में हेपेटाइटिस इसी तरह पाया जाता है, क्योंकि इसका मेजरली जो इसका फेज़ है वो एसिम्टोमेटिक होता है। जैसे कोरोना के चलते आई थिंक बहुत सारे लोग अब एसिम्टोमेटिक का मतलब अच्छा समझ गए हैं। मतलब ये कि आपके शरीर में जीवाणु हैं पर आपको कोई लक्षण नहीं है। जी। तो हेपेटाइटिस के केस में अगर हम समझें तो एक मोटे तौर पे अनुमान लगाएं तो हमारे देश में इस समय भी लगभग 5 करोड़ लोगों को हेपेटाइटिस B है। और इन 5 करोड़ लोगों में से मुश्किल से 10% ऐसे हैं जिनको कोई ना कोई लक्षण होगा, 90% को कोई लक्षण नहीं है। और जिन 90% को लक्षण नहीं है, ये एक अनुमान है सैंपल सर्वे के द्वारा, पर हमें एक्चुअली नहीं पता कि ये 4.5 करोड़ कौन से हैं। तो इसीलिए लास्ट ईयर भी WHO ने नारा दिया था कि हम हेपेटाइटिस को ढूंढें, मतलब अपना टेस्ट कराएं और पता करें। और इस बार का नारा है हेपेटाइटिस कैन नॉट वेट। मतलब ये कि हमें बहुत अर्जेंटली इस बीमारी के जो लोग संक्रमित हैं, भले ही उनको लक्षण नहीं हो, उनके बारे में हमें पता करना है। और ख़ास तौर में जो जैसे प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो अपना टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि उनके ज़रिए वो वायरस उनके बच्चों में भी फैलता है। जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो बिल्कुल वेट ना करें, आए दिन इस बीमारी को रोकथाम में मदद करें। जो NGOs हैं वो उसमें मदद करें। मतलब WHO और अन्य जो हेपेटाइटिस ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहते हैं कि इस साल हम सब मिलकर इस काम के पीछे पड़ जाएं कि जैसे भी हम हेपेटाइटिस को पता करें और पता करके उनको उचित ट्रीटमेंट दें, ताकि ये बीमारी और फैलने से रुके। सही कहा डॉक्टर साहब ने। और बाराबंकी उत्तर प्रदेश से नंद स्वरूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। स्वागत है आपका मिश्रा जी, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से। मैं सर जानना आपसे ये चाहता हूँ डॉक्टर कि जो हेपेटाइटिस है बीमारी, तो ये किस कारण से होती है? जैसे संचारी रोग होते हैं, जैसे मच्छर से पनपने वाली बीमारी होती है, दिमागी बुखार है या अन्य चीजें पैदा होती हैं, तो ये जो हेपेटाइटिस जब हो जाती है तो ये सूजन के अलावा और भी किन्हीं अंग को प्रभावित कर सकता है? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, हेपेटाइटिस का जो ट्रांसमिशन है वो मूलतः 2 तरीके से होता है। एक तो हम कहते हैं फीको ओरल ट्रांसमिशन, यानी कि दूषित खाने से या दूषित हाथों से या दूषित जल से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है। हेपेटाइटिस A और E इस तरीके से इन्फेक्शन किया जाता है। जो दूसरा हेपेटाइटिस B और C, इनका संक्रमण जैसा आप HIV को जानते होंगे, HIV की तरह होता है, यानी कि ब्लड प्रोडक्ट से होता है। अगर आप खून चढ़वा रहे हैं कहीं पे, आपका कोई ऑपरेशन होने वाला है
या आपको कोई ब्लड प्रोडक्ट्स लगने वाले हैं, या फिर असुरक्षित शारीरिक संबंधों से। तो ये दो तरह से हेपेटाइटिस फैलता है। और आपका दूसरा सवाल ये था कि इसमें क्या और अंगों में भी असर होता है। जी हाँ, हेपेटाइटिस लिवर की सूजन ज़रूर है, पर ये शरीर के लगभग हर अंग को असर करती है। इस पर डिपेंड करता है इसकी सीवियरिटी कितनी है। अगर हल्का फुल्का है तो व्यक्ति को सिर्फ भूख चली जाएगी, हल्का पीलिया होगा, लेकिन जैसे जैसे ये बढ़ता है तो इसमें इन्फेक्शन होता है जो और शरीर के अंगों में फैलता है, किडनी को असर करता है, ब्रेन को करता है, व्यक्ति बेहोश हो सकता है, कोमा में जा सकता है, जिसको हम फल्मिनेंट हेपेटिक फेलियर कहते हैं। तो इस तरह से बीमारी की सीवियरिटी ये डिसाइड करती है कि और अंगों पर असर आएगा या नहीं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि अभी हम लोग कोरोना वायरस के टीके की बात कर रहे हैं, तो हेपेटाइटिस के वैक्सीन का भी एक ज़माने में मैं सुनता था लोग बहुत ज़्यादा करते थे, और अभी भी शायद लोग करते हैं। और लोग यही जो WHO ने नारा दिया कि हेपेटाइटिस कांट वेट, इवन कोरोना काल के अंदर भी हेपेटाइटिस को आप जो है पीछे नहीं कर सकते, उसका भी साथ में ध्यान रखना है। तो कैसे टीके लगवाते हैं और कैसे लगता है ये? हाँ, देखिए, हेपेटाइटिस ए और बी के लिए टीका उपलब्ध है और ये बड़े कारगर टीके हैं। हेपेटाइटिस बी तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में आता है, तो हर बच्चे को पैदा होते ही हेपेटाइटिस बी का प्रथम डोज लगाया जाता है। इसके 3 डोज होते हैं, सेकेंड डोज 1 महीने बाद और तीसरा डोज 6 महीने बाद। तो ये मैंडेटरी है कि हर बच्चे को लगाया जाए। हेपेटाइटिस ए का टीका ऑप्शनल रखा गया है, वो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में नहीं आता, पर रेकमेंड करते हैं कि जो भी लोग इसको खरीद के लगवा सकते हैं उन्हें लगवाना चाहिए, क्योंकि उसका भी प्रोटेक्शन अच्छा है, 90% है। अब जैसे कोरोना की आपने बात की, तो इस समय में एक बहुत चीज़ उभर कर आई है कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोगों को कोविड के ट्रीटमेंट में स्टेरॉइड्स का यूज़ किया जाता है, और किसी किसी पेशेंट को स्टेरॉइड्स 1-1 महीना तक चले हैं। तो इन लोगों में वो लोग जो एसिम्प्टोमेटिक हेपेटाइटिस के कैरियर थे, जिनके शरीर में हेपेटाइटिस बी वायरस था लेकिन उन्हें कोई लक्षण नहीं थे, जब स्टेरॉइड इनको मिला और स्टेरॉइड विड्रॉ किया गया 4 या 6 हफ्ते बाद, तो इनका हेपेटाइटिस सरफेस हो गया, मतलब ये सामने आ गया और उनको पीलिया के रूप में उनके लिवर पे असर आ गया। तो इसीलिए इस मुहिम को इंटेंसिफाई करने के लिए मुझे लगता है सभी ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर डिसाइड किया कि हेपेटाइटिस के नॉट वेट, आप उसको भूलिए मत, क्योंकि ऐसे बहुत सी परिस्थितियां बनेंगी जब आपके अंदर चुपचाप पड़ा हुआ वायरस एक्टिवेट हो सकता है, जैसे स्टेरॉइड से हो सकता है और भी अन्य कारणों से हो सकता है। तो डॉक्टर साहब, अब आप कह रहे हैं कि 90% लोगों को पता ही नहीं होगा ये सिम्प्टोमेटिक है, तो आखिर कोई तो ऐसी खतरे की घंटी हो या कोई ऐसा लक्षण हो जिससे हम जाएं, या हेपेटाइटिस का टेस्ट कब करवा लें? एक्चुअली हेपेटाइटिस के अर्ली स्टेज जो होती है उसमें कोई भी लक्षण नहीं होता, तो टेस्ट तो सबको वैसे भी कराना चाहिए। क्या टेस्ट होता है ये? इसका HbA/Ag टेस्ट होता है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ब्लड टेस्ट होता है, बड़ा साधारण टेस्ट है और लगभग सब जगह उपलब्ध है हमारे देश में, और बहुत महंगा भी नहीं है, मुश्किल से शायद 150 रुपये के आसपास खर्च होता है। तो अगर हर व्यक्ति अपना टेस्ट कराए और ये जान ले कि उसको हेपेटाइटिस है, तो अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक फैमिली में आपको एक हेपेटाइटिस बी का पेशेंट मिलता है, तो जैसे हम अपने हॉस्पिटल में ये मुहिम रखते हैं कि अगर एक भी पेशेंट मिलेगा तो हम उसके सारे फैमिली मेम्बर्स का फ्री में टेस्ट करेंगे, क्योंकि हम भी इस मुहिम में बहुत आगे रहना चाहते हैं कि जैसे जहाँ तक हो सके हेपेटाइटिस कंट्रोल हो। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि अगर एक व्यक्ति को हेपेटाइटिस होता है, हम उसकी पूरी फैमिली को टेस्ट करते हैं, मान लीजिए 15-20 लोग हैं, तो उसमें से इनवेरिएबली 3-4-5 लोगों को और मिल जाता है। तो यही तरीका रहेगा धीरे धीरे हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को पकड़ पाने का, क्योंकि पकड़ पाने में महत्व ये है कि आज भले ही वो उसको लक्षण नहीं है, कल को किसी सर्जरी के बाद, किसी स्टेरॉइड के बाद या खुद ही से हेपेटाइटिस एक्टिवेट हो सकता है, और एक्टिवेट हो जाता है तो फिर वो लिवर मतलब हेपेटाइटिस होता है जिसको कहते हैं जॉन्डिस होता है, सिरोसिस हो सकता है, लिवर कैंसर हो सकता है। तो जितना जल्दी स्टेज में इसको पकड़ पाएंगे उतना पेशेंट भी सुरक्षित रहेगा और समाज भी। सही कहा डॉक्टर साहब ने कि बीमारी के प्रति हमको सजग रहना है और टेस्ट कराना है। टेस्ट बहुत महंगा भी नहीं है, और एक बार टेस्ट हो जाने के बाद फैमिली को टेस्ट साहब लोग फ्री में ही कर देते हैं, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं, विश्व के लोग, कि इसको पूरी तरीके से पकड़ा जाए, ताकि जो व्यर्थ में बहुत सारी जानें इससे जाती हैं वो रोकी जा सकें। हम बहुत ही रोचक बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर संजय कुमार के साथ। आपका ज्ञानवर्धन करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आइए आपको कुछ गुमशुदा व्यक्तियों के बारे में बता दें। ये पहली तस्वीर है फौजिया कुरैशी की, जिनकी उम्र 18 वर्ष है, नया बसेरा भोपाल से लापता हैं। कद 4 फीट 6 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल, सलवार सूट पहने हैं।
ये चित्र है खुशी सोनगरा, उम्र 18 वर्ष, तलैया से लापता हैं। कद 5 फीट 2 इंच, रंग गोरा, चेहरा गोल, पैंट शर्ट पहने हैं। नाहीन अख्तर का ये चित्र है, उम्र 19 वर्ष है, जहांगीराबाद से लापता है। कद 5 फीट 2 इंच, रंग सांवला, चेहरा गोल, जीन्स पैंट शर्ट पहने हैं। ये चित्र पूजा शियोते का है, उम्र 27 वर्ष, नया बसेरा से लापता है। कद 5 फीट 6 इंच, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, साड़ी ब्लाउज पहने हैं। इनमें से किसी की भी जानकारी प्राप्त होने पर कृपया पुलिस मुख्यालय अपराध अनुसंधान विभाग भोपाल से संपर्क करें। एक बार फिर स्वागत है आपका दूरदर्शन के सजीव फोन इन कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हेपेटाइटिस के ऊपर बातचीत कर रहे हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर संजय कुमार, जो कि लिवर और पेट रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत तेज़ी से करना चाहिए और वैक्सीनेशन भी लोगों को आगे बढ़कर लगवाना चाहिए। अगर वो लोग, जैसे कि कोरोना की तो फ्री में लग रही है, ये जो वैक्सीन है हेपेटाइटिस की ज़्यादा महंगी आती है क्या? नहीं, बहुत सस्ती वैक्सीन है। जो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन मेरे ख्याल से एक डोज 100 रुपये के आसपास होता है और 3 डोज होते हैं, तो 6 महीने के अंदर 300 रुपये खर्च होने हैं। और अगर किसी को एक बार हेपेटाइटिस हो गया तो उसको वैक्सीन लगाने का कोई मतलब है क्या? नहीं, उसको कोई मतलब नहीं। अगर उसको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव है, भले ही उसे कोई लक्षण नहीं है, वैक्सीन लगाने का कोई मतलब नहीं। ये सवाल आमतौर पर पेशेंट पूछते हैं कि मेरी फैमिली में 4 लोगों को और पता चला है, क्यों ना उनको वैक्सीन लगा दें, पर उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शरीर में ऑलरेडी इन्फेक्शन एंटर कर गया है। अब एक बार हमको हेपेटाइटिस जो है हो गया, बी हेपेटाइटिस हो गया और हमने आपसे जांच भी करा ली और हम बिल्कुल स्वस्थ हैं, तो भी हमने आपसे मिल लिए। अब कितनी बार हम आपसे मिलें, क्या क्या सावधानियां लें, कोई दवाई भी खाएं क्या? जी, हेपेटाइटिस बी के केस में बहुत से एंटीवायरल दवाइयाँ उपलब्ध हैं, पर उसकी खासियत ये है कि दवाइयाँ उनको ही दिया जा सकती हैं जिनमें एक्टिव डिजीज़ है। इसमें एक वायरस का काउंट भी किया जाता है, जिसको हम हेपेटाइटिस बी वायरस डीएनए कहते हैं। तो डीएनए काउंट हम लोग करते हैं, कुछ वायरस की एक्टिविटी के और मार्कर्स भी करते हैं, और साथ ही साथ लिवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जिनके लिवर फंक्शन टेस्ट एबनॉर्मल आ रहे हैं, वो पेशेंट क्वालिफाई करते हैं ट्रीटमेंट के लिए। हर एक को नहीं देना है। अब पेशेंट पूछते हैं कि हम सबको क्यों नहीं दे देते, जब हम पॉजिटिव हैं तो हमें दे दीजिए। तो उसमें उत्तर ये है कि जिनको एक्टिव डिजीज़ नहीं है, जिनके लिवर पे एक्टिवली कोई सूजन नहीं आ रही, इन्फ्लेमेशन नहीं है, लिवर फंक्शन टेस्ट नॉर्मल है, उनमें दवा असर नहीं करती। तो कई बार ऐसा क्यों होता है सर कि किसी को तो 15-20 साल तक कुछ भी नहीं हुआ और किसी को पता लगा कि 5-7 साल के अंदर ही लिवर ही पूरा ख़राब हो गया? जी, तो ये सब डिपेंड करता है बॉडी की इम्यूनिटी पे। इस बीमारी की अगर हम पूरे कोर्स को समझें, तो जिन लोगों को हेपेटाइटिस शरीर में पहले वर्ष में जाता है, यानी माँ से बच्चे को गया मान लीजिए, या पहले साल में उसे कोई इन्फेक्शन होने से हेपेटाइटिस बी शरीर में गया, तो उस समय पे शरीर की इम्यूनिटी बहुत लो होती है, तो बॉडी रिएक्ट नहीं करती। जब बॉडी रिएक्ट नहीं करती तो उसको कोई लक्षण नहीं होते, ना उसे पीलिया होता है, और ये बॉडी में घर बना लेता है वायरस धीरे धीरे धीरे। और अमूमन ये अगले 30-35 या 40 साल तक चुपचाप शरीर में पड़ा रहता है, और 40 साल के आसपास ये फिर से एक्टिवेट होने लगता है। तो ये बहुत से फेजेस हैं इस वायरस के, और जब एक्टिवेट होता है फिर अगेन डिपेंड करता है कि किस डिग्री का इन्फ्लेमेशन होता है, उस पर डिसाइड होता है कि कितने साल में अगर ये अनट्रीटेड रहे तो इनको सिरोसिस हो जाएगा। हेपेटाइटिस बी के केस में एक्टिव हेपेटाइटिस अगर है तो मानते हैं कि 5 से 7 साल में लिवर सिरोसिस हो जाएगा अगर हमने कंट्रोल नहीं किया। और हेपेटाइटिस सी की भी अगर हम बात करें तो वो और भी स्लो वायरस है, वो शरीर में एंट्री के बाद 15 से 20 साल लगते हैं उसको लिवर सिरोसिस होने में। तो डॉक्टर साहब, अब जैसे कोरोना वायरस के बारे में तो सबको पता है कि साहब ये जो है छींकने से या किसी ऐसे कपड़े पर हाथ लगा देने से इससे फैल जाता है जी। अब ये जो वायरस है आपका, जो हेपेटाइटिस का वायरस है, ये कैसे फैलता है, इसके लिए क्या सावधानी बरत लें? देखिए, हमने शुरू में बात की कि ये हेपेटाइटिस बी और सी जो है ये ब्लड प्रोडक्ट्स के जरिए फैलते हैं, या सर्जरी के जरिए, या डेंटल प्रोसीजर में, या टैटूइंग में भी होते हैं। जैसे स्किन में अगर आपने कोई नीडल से जैसे टैटू बनाते हैं वैसा किया तो फैल सकते हैं, और असुरक्षित शारीरिक संबंधों से भी फैल सकते हैं। तो इनमें कंट्रोल के लिए यही सब करना होगा। मतलब हेपेटाइटिस बी के कंट्रोल के लिए सबसे पहला जो मंत्र है वो ये है कि सारे हॉस्पिटल्स में डिस्पोजेबल चीज़ें ही यूज़ हों। एक सुई जो एक व्यक्ति को लगा दी गई वो दूसरे में न लगाया जाए। तो मुझे लगता है आज की तारीख में तो लगभग सब जगह ऐसा ही होता है। बहुत छोटी गाँव में हो सकता है जहाँ अभाव हो चीज़ों का, तो मुझे लगता है वहाँ भी आजकल डिस्पोजेबल तो सब जगह उपलब्ध हैं।
तो डिस्पोजेबल हो और कोई भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पूरे स्टरलाइज होके यूज़ हों, और ब्लड प्रोडक्ट्स जो ब्लड बैंक्स देते हैं, सैंक्शन करते हैं किसी पेशेंट को लगाने के लिए, उसके पहले उसमें हेपेटाइटिस का चेकअप हो। तो इतना करेंगे तो भी ये बीमारी बहुत अच्छे से कंट्रोल रहेगी, कम से कम जो इफ़ेक्टेड है उनके अलावा दूसरों को नहीं होगा। और वैक्सीन, उसके अलावा वैक्सीन तो है। जी जी जी, आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और कई सेमिनारों वगैरह में भी भाग लेते हैं। भारत देश के अंदर हेपेटाइटिस की अभी क्या स्थिति है? देखिए, ये इंटरमीडिएट कैटेगरी में आता है। वर्ल्ड में ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जिनमें इंसिडेंस हमारे देश से भी ज़्यादा है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में, और हम लोग इंटरमीडिएट जोन में आते हैं। और लो इंसिडेंस जोन में बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, वेस्ट के या यूएस हैं या यूरोपियन ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं, उन्होंने लगभग हेपेटाइटिस पे काबू पा लिया। हेपेटाइटिस बी की बात कर रहे हैं। अच्छा। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन 1994-5 में आ गया था। तो जब उसके बाद पैदा होने वाले हर बच्चे को हेपेटाइटिस बी का टीका लग चुका है, और हेपेटाइटिस बी का टीका लगभग 99.9% कारगर है। तो अगर किसी को बचपन में ही हेपेटाइटिस बी का टीका लग गया तो उसको भविष्य में हेपेटाइटिस बी होने की संभावना नगण्य है। तो इस और वहाँ पे वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत इफ़ेक्टिवली लागू किया गया। हमारा देश चूँकि एक बहुत विशाल देश है और यहाँ पे बहुत सी लॉजिस्टिक इश्यूज़ हैं, तो धीरे धीरे हम लोग भी उस गियर में आ जाएंगे, पर मुझे लगता है उसमें अभी समय लगेगा। तो कम से कम हम ये तो करें कि जहाँ जो हेपेटाइटिस पीड़ित हो उससे दूसरे को ना जाए। तो उसके लिए जो फंडामेंटल है वो ये है कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन होने चाहिए। आप तो नहीं जानते कि किस पेशेंट को हेपेटाइटिस बी है। हर व्यक्ति जो आपके अस्पताल में आता है या आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं या डेंटिस्ट के यहाँ जाते हैं, तो आपको नहीं पता कि आपके पहले कौन हेपेटाइटिस का पेशेंट यहाँ बैठ के गया है। तो आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, लेकिन इसीलिए रूल ये है कि यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लिए जाएं। हर व्यक्ति को मान के चलें कि इसको HIV है, इसको हेपेटाइटिस बी भी है। तो जब हम इसको हाथ लगाएं या इसको कोई इंस्ट्रूमेंटेशन करें तो मान के चलें कि हमें वो सब प्रिकॉशन लेना है जो प्रिवेंट करते हैं ट्रांसमिशन को। तो डॉक्टर साहब, ये बी जितना ज़्यादा घातक है उसके मुकाबले में A, C और T ये थोड़े माइल्ड हैं? ऐसा भी नहीं है। बस फ़र्क ये है, देखिए हेपेटाइटिस बी और सी ये दो वायरस हैं जो क्रॉनिसिटी करते हैं, मतलब ये शरीर में घर बनाने की क्षमता रखते हैं जी। इसलिए इनके बारे में ज़्यादा बात होती है, क्योंकि इसमें बहुत से, जैसे हमने कहा, इतने सारे कैरियर्स हैं, 5 करोड़ तो इंडिया में ही हैं। तो ये शरीर में हेपेटाइटिस बी के और सी के अलग हैं। सी के करीब 1.5 करोड़ है जी। तो ये क्रॉनिक है, चूँकि सालों तक इनके शरीर में वायरस रहेगा तो ये ज़्यादा लोगों को अपनी बीमारी दे भी सकते हैं। और हेपेटाइटिस ए और ई जो है ये एक सीमित समय तक शरीर में रहते हैं, और इनका ट्रांसमिशन जो है वो फीको ओरल है, यानी जितने दिन इनके शरीर में ये वायरस है ये मल में भी रोज़ निकल रहा है। तो इन व्यक्तियों को जिनको हेपेटाइटिस ए और ई, हम उन्हें कहते हैं कि आप अपना हैंड हाइजीन बहुत अच्छा रखें, तो इसी से आप अपने बाकी घर वालों को बचा सकेंगे। आपको तो पी लिया है, आपको तो वायरस शरीर में है, पर इतने दिनों में आप किसी और को न दे दें। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी खुद की है जी। कि आप अपना हैंड हाइजीन अच्छा रखें, होके आने के बाद हाथों को अच्छे से साफ़ करें, और घर के सभी लोग भी इस प्रैक्टिस को करें, क्योंकि फीको ओरल रूट होता है। तो आमतौर पर डॉक्टर साहब, जैसे कि कोई आपके यहाँ पर सर्जरी होती है अस्पतालों के अंदर, तो कोई ऐसा मरीज़ आ जाए जिसको हेपेटाइटिस है, तो जैसे आमतौर पर बड़े बड़े अस्पतालों में तो सब जगह इन सब चीज़ों के लिए जांच की जाती है जी। तो ऐसे मरीजों की सर्जरी कर दी जाए और अगर उसकी जांच ना हो तो उस समय भी इसके फैलने की आशंका रहती होगी? वैसे बहुत नहीं होती, क्योंकि ये फैलेगा उन्हीं को जिनके साथ ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट हो जाए। यानी अगर जो सर्जन या नर्स या वार्ड बॉय उसको हाथ लगा रहे हैं और उनके हाथ में भी कट है और मरीज़ को कट किया, कहीं ना कहीं खून आया है उसको, तो ये ट्रांसमिशन हो सकता है। ऐसे कैजुअल कांटेक्ट से ट्रांसमिशन नहीं होता। और वैसे भी हेल्थ वर्कर्स को मतलब हमारे जैसे हॉस्पिटल में तो नियम है कि किसी को भी हम इंडक्शन के समय हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाते हैं। तो जो लोग वैक्सीनेटेड हैं उनको खतरा ना के बराबर है, और बाकी लोग जो नहीं है वैक्सीनेटेड वो भी संपर्क में आते हैं। तो इसीलिए वो जो हमने कहा ना कि यूनिवर्सल प्रिकॉशन सबको लेना चाहिए। तो आपकी इतनी लंबी प्रैक्टिस में आपके पास ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको हेपेटाइटिस बी हुआ और वो कई सालों से हैं और उनको सिरोसिस नहीं हुआ? जी हाँ, ऐसे भी पेशेंट हैं जो कई सालों से हैं जिनको सिरोसिस नहीं हुआ, क्योंकि जैसा मैंने शुरू में बताया कि इनको ट्रीटमेंट हम लोग चालू करते हैं। जी। और बहुत तरह का अच्छा ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो वो पेशेंट जिसको बीमारी एक्टिव हो गई है और अब हमें शक है कि अगले 5-7 साल में लिवर को ख़राब कर देगी,
तो इनको एंटीवायरल ट्रीटमेंट चालू किया जाता है। सुना ये इलाज काफ़ी महंगा होता है? नहीं, अब बहुत महंगा नहीं रहा, फिर भी आपको बताता हूँ कि जो दवाइयाँ हैं लगभग 1 से 1,500 रुपये महीने का खर्चा होता है। अच्छा, जो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, पर प्रॉब्लम यही है कि इसका एंड क्लियर नहीं है कि इसको कब तक देना है। लगभग ये मान के चलें कि ज़्यादातर पेशेंट को ये जीवन भर ही लेना होगा, क्योंकि जब हम इन दवाइयों को बंद करते हैं तो 50-60% पेशेंट्स में बीमारी वापस लौट आती है। तो इसलिए सेफ अप्रोच ये होती है कि जिन पेशेंट्स को ये चालू किया और उनका DNA 0 आ गया, कंट्रोल आ गई बीमारी, तो भी दवा को बंद ना किया जाए। और कुछ ऐसे पेशेंट भी होंगे आपकी प्रैक्टिस में जिनको सिरोसिस हुआ? जी। और क्या ऐसे पेशेंट्स के अंदर आप लोग लिवर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो वो पेशेंट उसके बाद अच्छे रह पाते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल। जैसे सिरोसिस की बात करें तो सिरोसिस के पेशेंट्स स्पेशली हेपेटाइटिस बी और सी के जिनको एंटीवायरल ट्रीटमेंट मिल गया, जिनको टाइम से हमें पता चल गया, उनको एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी दिया, तो उनकी बीमारी की काफ़ी हद तक रोकथाम हो जाती है। फिर भी सिरोसिस एक प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और धीरे धीरे जाकर एक स्टेज आती है जिसको हम एंड स्टेज लिवर डिजीज़ कहते हैं। इसमें पेशेंट कोमा में भी जा सकता है, उसको खून की उल्टी होती है, पेट में पानी भर जाता है और इन्फेक्शंस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग कैटेगराइज करते हैं और एक स्केल में रखते हैं। अगर उनका स्कोर ज़्यादा आता है तो उनको लिवर ट्रांसप्लांट करवाया जाता है और लिवर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे हैं। जो लाइव डोनर लिवर ट्रांसप्लांट हमारे कंट्री में ज़्यादातर होता है, उसकी सफलता लगभग 90% है। मतलब हमारे वो सिरोसिस के पेशेंट्स जिनको हम सालों फॉलो करते रहे और एक स्टेज पे आके उनको एंड स्टेज डिजीज़ हो गई, उनको लिवर ट्रांसप्लांट समय से अगर हो जाता है तो समझ लीजिए कि उनको अगले 20, 25, 30 साल की उम्र और मिल जाती है। तो ये एक बहुत ही सफल टेक्निक है और ज़्यादा अच्छी टेक्निक है जिसको हम DDLT कहते हैं, डिसीज्ड डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। यानी वो व्यक्ति जिनकी अनफॉर्चुनेटली किसी वजह से डेथ हो रही है लेकिन उनका लिवर तंदुरुस्त है, अगर फैमिली तैयार हो तो उनका लिवर लिया जा सकता है, जो ब्रेन डेड होते हैं लेकिन ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं। जी। तो इस टेक्निक को हम सब का आई थिंक कर्तव्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलराइज करें और किसी जीवित व्यक्ति का लिवर निकाल के लगाने से बहुत बेहतर है कि एक व्यक्ति जिसका जीवन वैसे भी ख़त्म हो रहा है तो उसका लिवर अगर फैमिली कंसेंट दे तो लें, और लिवर ही क्यों, बाकी सारे ऑर्गन्स लें और 2, 4, 5 लोगों को नया जीवन मिल सकता है उससे। बहुत ही सही बात बताई डॉक्टर साहब ने, और इसीलिए हमने पिछले दिनों में देखा भी कि बहुत सारे ग्रीन कॉरिडोर्स बनाए गए और ऐसे अंगों को भेजा गया और लोगों ने सदा शयता दिखाते हुए लोगों को जीवन दान दिया और लोगों ने ये कहा कि अब हम, जैसे आंखों के लिए कहते थे ना कि अब मैं इनकी आंखों से दुनिया देखूंगा, तो कहीं ना कहीं ये अंग उनके शरीर में जीवित रहेगा। सही कहा डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, ऐसे पेशेंट आपकी जानकारी में हैं, आपके अंडर में हैं, जो कि काफ़ी समय से जीवित हैं लिवर ट्रांसप्लांट के बाद? जी हाँ, बहुत सारे हैं, बहुत पेशेंट्स हैं अब तो। हमारे शहर में ही लगभग मेरे ट्रीटमेंट के 12-15 पेशेंट्स हैं जिनको कि लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है और जो स्वस्थ हैं। बहुत ही अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब ने, और हम उम्मीद करते हैं कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे जो है 2 दिन बाद आने वाला है, लेकिन साल भर, और जैसा कि बताया डॉक्टर साहब ने कि हेपेटाइटिस कांट वेट, वो किसी के लिए इंतज़ार नहीं कर सकता। जो लोग ये मानते हैं, जिन्होंने वैक्सीनेशन नहीं कराया वो वैक्सीनेशन करा लें। जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, माँ बाप को चाहिए कि उनका जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत शामिल है तो उसको भी बिना भूले कराएं। और किसी भी सर्जरी में जाने से पहले डॉक्टर आपका हेपेटाइटिस का स्टेटस चेक करता ही है। एक बार आपको अगर हेपेटाइटिस है किसी भी प्रकार की, खासकर बी और सी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, तो आप बराबर अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के संपर्क में रहें। वो तय करेंगे कि कब आपको दवाइयाँ शुरू करनी है। वो आपके लीवर फंक्शन टेस्ट बराबर कराते रहेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा महंगे नहीं होते। और लीवर जैसा महत्वपूर्ण अंग, जिसके दम पर बहुत सारे अंग चलते हैं, वो आपका सुरक्षित रहे। और साहब हमारे स्टूडियो में इतनी पूरी जानकारी दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हम निर्भय होकर कहीं भी आ जा सकते हैं।
हमारे बच्चे